नमस्कार मित्रों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर एक तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज के कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। और तो और जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है इस शिप को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता है। ये कैसी जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि उन्हें पब्लिक के सामने ओपनली आकर ये कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक शिप अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहाँ पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स जो खतरा है इस जहाज के लिए। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपना कोर्स 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में बड़ी एक खास बात है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात को। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो इसे। यहाँ पर किसी को बिठा के रखा जाता है ताकि वो नजर रख सके कि आगे जहाज के क्या आ रहा है। तो जो बंदा यहाँ पर बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत ही तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने लग रही थी। ऊपर से रात का वक्त था और जो ठंडी हवाएं चलने लग रही थी उनकी वजह से आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा जो क्रोज नेस्ट में बैठा है, ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा आइसबर्ग आ चुका है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे वो लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर ये जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो पर हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने वाला हिस्सा होता है बो। उसके बाद वो पहुंचते हैं ये देखने की जहाज को कितनी चोट पहुंची है। देखा तो पता चला कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए ये देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, लेकिन जो जहाज का हल है उसकी मेन बॉडी उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहाज
तैरता रहेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजो रेडियो पर। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। यहाँ पर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो ऐसा जहाज होगा जो हमारे सिग्नल को पकड़ ले। इसके बाद एक जहाज जिसका नाम था RMS कारपेथिया, वो इस टाइटैनिक जहाज के सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं कि चलो जहाज को टाइटैनिक की ओर मुड़ा जाए, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अगर अपनी टॉप स्पीड पर भी जाए, उसके बाद भी इसको वहां तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगेगा। क्या 3.5 घंटे में ये उन्हें बचा पाएंगे? इसके बाद कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब शिप में मौजूद लाइफ बोट्स में बिठाया जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स पानी से भरते गए। जहाज अब टिल्ट होने लगा। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि आगे वाला जो जहाज का हिस्सा था वो पानी के अंदर डूब चुका था। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी शिप में। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी जाती है टाइटैनिक से पानी के अंदर। जहाज में अभी भी 1500 लोग बचे हैं। उसके बाद करीब 2:20 पर ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर पानी के अंदर डूब जाता है। He was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरा अपोलो 11 मिशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।